नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। जवाब तो देना ही होगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सवाल उस आरक्षण को लेकर है जिसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 2019 से लोकसभा चुनाव से पहले आज आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात सामने आ गई। बात मैं इसलिए कह रही हूं कि आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली सरकार की तरफ से कोई ब्रीफिंग अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पक्के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए अलग से आरक्षण देने का मन बना लिया है। ये आरक्षण नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों दोनों ही जगहों पर हो सकता है। सरकार के फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। खुद बीजेपी क्या कह रही है, उसे पहले सुनिए। सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है, और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत मैं उनको बधाई देता हूं। सुना आपने बीजेपी की बाँछें कैसे खिल गई हैं। दरअसल इसकी वजह है 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली हार के बाद बीजेपी चिंतन कर रही थी, क्योंकि यहां पर सवर्णों ने बीजेपी को जमकर वोट नहीं दिए। जितने वोट बीजेपी को मिले उससे कहीं ज्यादा वोट कई सीटों पर नोटा पर डाल दी गई। नतीजा ये हुआ कि एमपी में बीजेपी करीब 11 सीटें बहुत कम वोटों के मार्जिन से ही हार गई। राजस्थान में भी कई सीटों पर ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। माना गया कि सवर्णों का गुस्सा SC/ST एक्ट में सरकार की दखल से हुआ है। उसके बाद से आर्थिक आधार पर आरक्षण का ट्रम्प कार्ड खेला गया है। अगर ये कार्ड चल जाता है तो बीजेपी को 2019 में बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी कर ले मोदी जी को जाना ही होगा। आने की बात जानते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण होने चाहिए। संवैधानिक में संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? कल ही आएगा राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आने दो यार, कुछ अभी है तो उसे तो कर नहीं पा रहे। कई पार्टियों ने पहले भी समर्थन किया है कि सवर्ण जातियों में भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप आरक्षण के बारे में कोर्ट का रुख देखेंगे, न्यायालयों का रुख देखेंगे, कई बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकारों ने 50% की सीमा पार की और कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया। तो इस व्यवस्था के लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अगर आप 10% आर्थिक पिछड़े हुए सवर्णों को आरक्षण देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि आप संविधान में संशोधन कीजिए और तब इस बिल को लेकर आइए। अगर सरकार की मंशा वास्तव में सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की है, उनको न्याय देने की है, तो विशेष सत्र बुलाए सरकार, हम सरकार का साथ देंगे और फिर सभी पार्टियों का समर्थन जुटाकर इस बिल को पास कराया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब सरकार इसी सत्र में इस बिल पर जय की छह करवाने के मूड में नजर आ रही है। सरकार के लिए राहत की बड़ी बात यह है कि मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने ऐसे किसी मूव का समर्थन भी किया है। आर्थिक तौर से गरीबों के आरक्षण व उत्थान की समर्थक व पक्षधर रही है। दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों के संवैधानिक आरक्षण से कोई छेड़छाड़ ना हो तथा समाज के सभी गरीब लोग, वो चाहे किसी भी जाति या समुदाय से हों, उन्हें भी शिक्षा तथा रोजगार का मौका मिले, यह कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का मानना है। और हम इस दिशा में उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन भी करेंगे, उसके पक्षधर भी रहेंगे। मतलब समर्थन भी है और सवाल भी है। सवाल यह है कि क्या 2019 में इस मास्टर स्ट्रोक से मोदी लहर फिर से बन जाएगी? क्या मोदी आरएसएस वाला आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर रहे हैं? और इसी पर बड़ी कवरेज और हमारी बड़ी चर्चा होने जा रही है। जवाब तो देना ही होगा में हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजवीर शर्मा जी आरएसएस सपोर्टर, डॉक्टर आशुतोष वर्मा एसपी स्पोक्स पर्सन, प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता और साथ ही साथ बीजेपी एमपी उदित राज जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ML लाहौटी साहब जो कि जाने माने वकील है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ चर्चा के दौरान जुड़ेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी, आप कहीं नहीं जाइए, चल लौटते हैं।
वाला आरक्षण लेकर आ रही है सरकार। बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही मुझे ये बताइए, आरक्षण तो बहाना है, आपको स्वर्णों को रिझाना है, इसलिए आप एन मोमेंट पर आप ये कानून लाने की, बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पत्रकारी विश्लेषण के लिए मुक्त हैं, लेकिन इस तरह के आरक्षण के प्रावधान को प्रस्तुत करने का स्पष्ट उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास हो, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। लेकिन ये तो संविधान संगत नहीं है, इरादे से ये पहल ही संविधान विरोधी है और इसमें आपकी मंशा दिखती है कि संविधान तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। अब ये नवल किशोर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपकी संविधान की समझ जो है वो संदिग्ध है। नहीं, ये देश की संविधान है और वो कहता है कि दो ही आधार पे आरक्षण दिया जा सकता है और आरक्षण सत्ता में हिस्सेदारी की बात है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। अगर आपकी मंशा है कि गरीबों को भी दिया जाए, आर्थिक आधार पर दिया जाए, तो सबसे पहले सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को पेश करें, जिस पर आप 4.5 साल से बैठे हुए हैं। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, इस फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल है कि ये सबका साथ सबका विकास की याद 4 साल 8 महीने बाद क्यों आई? जवाब आप नहीं, सबसे पहली चीज तो नवल किशोर जी की जो पार्टी है भूरा बाल विरोधी है और लगातार बिहार पूरा गरीब विरोधी है, वंचित विरोधी है, आपके जो गुरुजी है वो तो अभियान चलाते हैं, तो इनका चेहरा तो हमारी, आप क्या बात करेंगे इस पे? हम तो बिल्कुल वंचित संविधान विरोधी है, बाल के खिलाफ संविधान से गाइडेड राष्ट्रीय जनता दल का नहीं, आपको संविधान में विश्वास नहीं है। चारा चोरों को तो जो है संविधान की जानकारी मिल गई है ना, चारा चोर संविधानविद भी हो गए हैं, ये ना, चारा चोर संविधानविद भी हो गए हैं, चारा चोर संविधानविद भी हो गए। आपकी संविधान की समझ जो है वो अपनी जगह है। संविधान में ठीक है, हम लीगल क्वेश्चन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे आएंगे। जो बाधाएं हैं, प्रेम शुक्ला जी, पहले टाइमिंग को लेकर सवाल, 4 साल बाद, 4 साल 8 महीने बाद लास्ट लेग में सेशन का एक दिन बचा है, आपको सबका साथ सबका विकास वाले आरक्षण की याद कैसे आई? जी इसलिए आई कि अगर हमें पहले भी करते थे कि इस देश में त्रिस्तरीय चुनाव के चलते 5 वर्ष में सतत चुनाव की प्रक्रिया चलती है, ऐसे में जब भी ले आते ये आरोप तो स्वाभाविक तौर पर जो है, जो जातिवादी पार्टियां हैं जिन्होंने लगातार जातिवादी तो आप हैं, आप अपने चरित्र का आकलन करें, नष्ट करके मंत्रिमंडल को देखें, जिस संस्था से आप लालू प्रसाद यादव जैसे चारा जगह जाति ही दिखती है, निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं, आपके पेट के दर्द को हम समझ सकते हैं, आपके पेट के दर्द को हम समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा हमारी समझ वो तो दिख रही है। अच्छा, एक मिनट, आपके पेट में दर्द होगा निश्चित तौर पर। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपको तो लगातार जो है सारी जातियों को लड़ाकर सिर्फ मुस्लिम यादव हमारे साथ होंगे और हम सत्ता ले लेंगे, इनके अतिरिक्त किसी कुछ मिलना चाहिए नहीं चाहिए, ये आपका लक्ष्य होता है, आपका लक्ष्य। और यही कह के आप पिछले 15 साल से बिहार में शासन कर रहे थे और आधा बिहार को आपके साथ वाले सरकार ने दंगा में भेज दिया। वहां पे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस होता है, AK-47 से अपराध होते हैं, परिवर्तित कर दिया नवल किशोर जी। प्रेम शुक्ला जी, चारा चोर को जेल पहुंचा दिया, पूरा परिवार भी जेल के द्वार पर है। सबसे खतरनाक परिवार एक मिनट, ये मुद्दा देश के हर युवा से जुड़ा हुआ है, वो समझना भी चाह रहा है, क्योंकि ऑफिशियली इसका क्या प्रारूप होने जा रहा है किसी को मालूम नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, साबुद्दीन आर्थिक पार्टी, प्रेम शुक्ला जी, एक बार क्लैरिटी आपसे, उसके बाद अखिलेश जी की भी प्रतिक्रिया। आज वो मन मुस्कुरा रहे हैं और चर्चा के बीच में जानबूझ के बड़ा सदी हुई प्रतिक्रिया देंगे, वो मुझे पता है, फूक फूक कर कदम रखेंगे। इसलिए प्रेम शुक्ला जी, एक क्लैरिटी के लिए कि 49.5% आरक्षण अभी SC, ST, OBC के लिए है, ओवर एंड अबव 10% और आरक्षण होगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा। यानी कि ये जो 10%, 10% आरक्षण होगा, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है सबको मिलेगा। एक क्लैरिटी। देखिए, इस वक्त कैबिनेट के प्रस्ताव की जब तक पूरे प्रति मैंने कोई देखी नहीं है, उसकी फाइन ट्यून जो रूप है वो जब संसद में ये बिल पेश होगा तो सबके समक्ष आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये अगर आप जनरल कैटेगरी बोलेंगे तो जनरल कैटेगरी तो इन सभी के ऊपर लागू होगी ना जी।
हाँ तो हम जनरल कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं, अभी तो जनरल कैटेगरी की ही बात चल रही, जो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, ऐसे सारे लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, एक ये छोटी सी क्लैरिटी चाहिए थी। बीजेपी से 56 इंच का फैसला बता रही है। अखिलेश जी, मुझे ये बताएं कि एक ऐसा फैसला है, भले ही लास्ट लेग में हो, लेकिन आप क्लीन बोल्ड हो गए हैं, आपको भी कहना पड़ रहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं। अखिलेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अखिलेश जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। नवल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे ये बताइए कि कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस ने भी आज सदी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम गरीबों को आरक्षण मिलने के खिलाफ नहीं है, आना चाहिए, आ जाए, हम इसका समर्थन करते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, आरक्षण की बात जो की जा रही है, इस देश में कोई भी पहल जो होगा, नीतिगत पहल, वो संविधान संगत होगा। संविधान जो अभी के हालात हैं, उसमें संविधान यह कहता है कि इकोनॉमिक आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं दी जा सकती है। तो फिर आपको अगर रास्ते ढूंढने हैं, तो सबसे पहले तो जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े जिसको आप 4.5 साल में नहीं पब्लिक कर पाए, उसको अपनाएं और देखें कि इस देश के जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके आधार क्या है, जातिगत आधार क्या है, गरीबी का आधार क्या है, गरीबी कहाँ पे ज्यादा है, ठेला वाला है उसकी जाति क्या है, जो भूजा बेचता है उसका जाति क्या है, जो खेत में है उसका जाति क्या है, मजदूर है उसका जाति क्या है। इन तमाम तरह का पहले अध्ययन करें और संविधान की तरफ से एक प्रस्ताव लाएं और उस पर विचार करें, विमर्श करें। आप अगर इसी तरफ पिछले 4.5 साल में क्या ये अध्ययन हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो सवाल ये है कि सेशन को एक दिन है, दूसरा सवाल ये होगा कि आखिरकार इसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको संविधान संशोधन एक्ट लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा। तीसरी बात उसमें फिर ये भी आ जाएगी कि संविधान की कसौटी पर ये कितना खरा उतरता है और एम्पेरिकल डेटा क्या है इसको लेकर, आधार क्या है। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक जब लाया जाता है तो निश्चित तौर पर 2/3 उसको समर्थन मिलना चाहिए। तो जो लोग हमेशा से आर्थिक आधार पर आरक्षण की पहल किया करते थे, 70 वर्षों से मांग थी, तो उनको स्वाभाविक तौर पर संसद में इसका समर्थन करना चाहिए और हमको पूरा विश्वास है कि इसका समर्थन होगा। और संविधान संशोधन के चलते जो है ये विधेयक जो है संविधान के मातहत होगा और संविधान इसको स्वीकारेगा। ऐसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय में भी जो न्यायिक समीक्षा की बात है, न्यायिक समीक्षा के दायरे से भी ये मुक्त हो जाएगा। ऐसे में जो है जो लोग 70 वर्षों तक आर्थिक आधार पर वंचित रहे हैं, उन वंचितों को भी न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है, इसलिए सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। ठीक है अखिलेश जी, जो लोग 70 साल तक सत्ता में रहे हैं और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण की बात करते रहे हैं, उनको समर्थन करना चाहिए। गेंद आपके पाले में डाल दी। वो कह रहे हैं कि 56 इंच का फैसला, आप क्लीन बोल्ड बैठे हैं। अखिलेश जी, देखिए, ये लोग कितने आंचल ये लोग कितने समझदार हैं। जब 70 सालों को गालियां देते हैं, कोसते हैं, तो उसमें 10-11 साल अपना भी जोड़ लेते हैं। धन्य है आप लोग, आप लोगों को प्रणाम करता हूं मैं। मतलब इस कदर से आंख में चश्मा लगा लेते हैं कि अपने भी 11 वर्षों को जोड़ लेते हैं। मुद्दे पर अब देखिए, आई बात इस तरह के आरक्षण की, इस तरह के आरक्षण की बात है। हम लोग शुरू से ही बार बार बोल भी चुके हैं, कह भी चुके हैं कि सब लोग राजी हों तो सवर्णों को गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, शर्त उसमें यह है कि दलितों, SC ST और पिछड़ों के आरक्षण में किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ किए बगैर। अब रही बात टाइमिंग की, 4.25 साल सत्ता सुख उठाया, खूब दुनिया घूमे, खूब मौज मस्ती किया। अब जब झोला लेके जाने का समय आ गया तो याद आ रहा है कि कैसे क्या करूं कि किसी तरह से लोग लपेटे में आवे। ठीक है, उसको छोड़िए अखिलेश जी। भैया, कि 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां तो अभी आपके राज्य में मौज मस्ती करने जाते हैं। राहुल विंची इटालियन पासपोर्ट लेके लाख नौकरियां राहुल विंची जाते हैं, निकल गई, छूट गई, बेरोजगार राहुल विंची जाते हैं, मौज मस्ती करने। मेरे बीच में मैं नहीं बोलता। राहुल विंची जो है, जिनको पहचानता राहुल विंची को ना, जो इटालियन पासपोर्ट लेके जाते हैं। अखिलेश जी,
बीच में आप बहुत बकवास बात करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप अपने अगर कांग्रेसी जो है इसी तरह से अपने कुकर्मों पर आप अपना संस्कार मेरा दायित्व बन जाएगा। आपकी श्रीमती सोनिया गांधी के संदर्भ में अखिलेश जी आप चर्चा को इधर उधर भटकाएंगे तो आप ही के लिए मुश्किल होगी। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे। अखिलेश जी मुझे सिंपली बताएं, आपने कहा कि पिछड़ों का जो ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है अगर उस खाते के तहत आरक्षण ना दिया जाए तो आप इसका समर्थन करते हैं। तो अभी तक जो छन छन कर खबरें आई हैं, क्योंकि अभी इसका पूरा प्रारूप किसी को पता नहीं है, वो 49.5% प्लस 10% है। तो मतलब आपको तो समर्थन करना चाहिए। अगर कल सत्र को बढ़ाए जाने की, आगे बढ़ाने की भी बात होती है तो मान के चलूं ना कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। आंचल जी, मुझे इस बात से बार बार आपत्ति होती है कि डिस्टर्ब कोई और कर रहा है और टोक आप मुझे नहीं है। उस डिस्टर्ब करने वाले को आप मनोबल बढ़ा रही है, उससे नहीं करें कि आप खामोश हो। आप मुझे कह रहे हैं शुक्ला जी कृपया करके अपना मनोबल ना बढ़ाएं। अखिलेश जी कम टू द पॉइंट। अखिलेश जी आप मोदी जी के इधर उधर जाने को लेकर आए तो फिर बात राहुल गांधी की होने लगी। यू स्टार्टेड इट। आई एम सॉरी, यू स्टार्टेड इट। अखिलेश जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपकी मस्ती उतारना मेरा दायित्व है। अखिलेश जी मेरी देखिए, ये देश का युवा इस वक्त बहुत परेशान है। वो रोजगार चाहता है, रोटी चाहता है। प्लीज कम टू द पॉइंट। आप आंचल जी अखिलेश जी प्लीज बताएं मुझे कि कांग्रेस का समर्थन मान के चलूं, क्योंकि देखिए देश का आपने सही जी देखिए आपने सही कहा, इस देश का युवा परेशान है क्योंकि 5 वर्षों में 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से नौकरियां देने का वादा करने वाले आदरणीय मोदी जी के राज में नौकरियां जो थी उसमें भी हर साल करीब 1 करोड़, 1.25 करोड़, आधा करोड़ नौकरियां गई हैं। मिलना तो छोड़ दीजिए, जब नौकरियां रहेंगी तभी ना आरक्षण दोगे आप सिर्फ एक नए जुमले की बात कर रहे हो, वो भी जाते चली चला की बेला में। क्या लोग समझते नहीं है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है? आप सिर्फ एक सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको लोग पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। आप लाभ पहुंचाने की इच्छा से ये नहीं कर रहे हैं। तो बताइए जनाब, आशा देकर के फिर सत्ता में पाने की एक सीढ़ी ढूंढ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, हम तो सब हम उसके पक्षधर थे, हैं, रहेंगे। ठीक है, जवाब चुके कि पक्षधर आप मंशा को लेकर सवाल उठाएं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे राजनीति को भी जोड़ना है। आप मंशा को लेकर सवाल उठाएं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे बस एक लाइन में जवाब मांगा था जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। मानकर चलूं कि कांग्रेस इसका समर्थन करेगी अगर सत्र बढ़ाया जाता है तो आपने भी नहीं सुना। मैंने लास्ट में कहा है कि हमेशा से हम लोग लगता है फ्रेम फ्रीज हो गया है, तकनीकी खराबी। अखिलेश जी ठीक है, मैं समझ गई। अब आप जो कहना चाह रहे थे वो समझ गई हूं, वो दुरुस्त कराते हैं। राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर जी, माना जाए कि संघ ने जिस तरह की, पहले मोहन भागवत जी का 2015 में भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है रिजर्वेशन सिस्टम का उसको रिव्यू करने की जरूरत है। तो संघ ने जिस तरह के रिजर्वेशन आरक्षण की परिकल्पना की थी कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को भी इंक्लूड होना चाहिए, आप इसे पहला कदम बताएंगे उस दिशा में मोदी जी का? मुझे लगता है कि एक तो इस बात पे हमारा बिल्कुल स्पष्ट चीज होनी चाहिए कि 2015 में माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा, वो ये कहा कि आरक्षण की रिव्यू इसलिए खत्म करने की बात नहीं थी, जैसा अभी नवल जी कह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वास्तव में, क्या उन लोगों को लाभ मिला क्या? उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं क्या जो बिल्कुल ही मार्जिन पर हैं। इसलिए रिव्यू करने की जरूरत है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो बहुत पिछड़े हुए, बहुत गरीब हैं, बहुत ही एक्सट्रीमिस्टली बैकवर्ड हैं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये रिव्यू का उनका मतलब था। और दूसरा ये भी है कि जो गरीब लोग हैं, गरीबी का एक आधार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कदम है इस सरकार का, कि जिसमें ये कहा गया कि जो सवर्ण भी हैं या जो अदर जनरल कैटेगरी के लोग हैं,
उनमें भी जो गरीब लोग हैं उनके भी बच्चे हैं, मार्जिनल फार्मर्स के बच्चे हैं, सीमांत किसान के बच्चे हैं, छोटे किसानों के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन में और सरकारी कामकाज मतलब में जाति तोड़ो भारत जोड़ो अभियान की दिशा में कदम है। नहीं चाहिए। नहीं, जाति तोड़ा तो ये तो संघ का पुराना है कि जातिवाद पे संघ कभी भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये बात सच है कि जो छोटे और जो मार्जिनल किसान हैं उनके बच्चे भी तो आखिर उनको भी तो हक है कि वो अच्छे अवसर शिक्षा में प्राप्त उनको हों या सरकारी नौकरियों में उनको अवसर मिले। मुझे लगता है कि सरकार का ये कदम बहुत आगे तक जाएगा और इसमें मुझे समरसता को लाने में मदद मिलेगी। इसमें सोशल हार्मनी और जो आपस में कटता है उस कटता को भी कम करने का मौका कम होगी। नवल जी, एक क्विक कमेंट, फिर एमएल लाहौटी साहब भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। देखिए, ये पहल अदूरदर्शी ही नहीं, ये समाज हित में नहीं है, संविधान हित में नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहले कारण तो ये है कि अगर कोई नया आधार आरक्षण का तय किया जा रहा है तो वो कौन कर रहा है? क्या मोदी जी कर रहे हैं या संघ कर रहा है? पहले तो ये बताएं। दूसरी बात, जब आरक्षण की आप बात करते हैं तो पिछले 70 साल में आपने बोला कि आरक्षण उन तक पहुंचा है कि नहीं? पहले आप ये बताएंगे कि जो आरक्षण जिनको दिया है उतना परसेंटेज आप दिए हैं? पूरे समाज में जो अवसर है, क्या 27% ओबीसी को मिला है? क्या एसटी को जितना परसेंटेज तय किया गया संविधान के द्वारा दे पाए हैं? जब यह मानसिकता, जिसको हम कहते हैं कि यह सवर्णवादी मानसिकता है, जो आरक्षण संविधान संगत देने के बावजूद भी आज इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले लोग कहीं ना कहीं उस मानसिकता से ग्रस्त हैं और उसको संघ रिप्रेजेंट करता है। अगर जब कहता है कि इसको रिव्यू करने की बात है। दूसरी बात सर, मुझे दूसरी बात, ये पॉलिटिकल नहीं है सर, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये जनमत की तरफ से है, ये जनमत की तरफ से है। जब आप कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दी जानी चाहिए तो आपको ये बतानी चाहिए गरीब संविधान के कौन सेक्शन में लिखा हुआ है। केवल आप सत्ता की राजनीति करते हैं, संवैधानिक केवल आप वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करना बंद कीजिए। ऐसे आपको नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है। आप एक चैनल पर बैठे हुए हैं, पहले आप बताएं कि गरीबी जो है, देखिए आरक्षण जो है हमेशा माना गया है कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। वो इन योजनाओं को तभी लागू कर पाएंगे जब सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का पब्लिक करेंगे, तब पता चलेगा गरीब कौन है। आपको तो मालूम ही नहीं कि गरीब कौन है। आप ये चाहते हो सर। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का भी ये रिएक्शन आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि SC/ST एक्ट में जो सरकार ने गूफअप किया था उसकी तरफ ये बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। 5 राज्यों में चुनावों के जो नतीजे हैं उसके बाद सरकार में खलबली थी कि किस तरह से स्वर्णों को रिझाया जाए। इस पर जवाब। ये पहली बात तो मैं नवल किशोर जी का उत्तर देना। इन्होंने कहा कि 27% और 22% लोगों को जो आरक्षण के वर्ग में है उनको न्याय नहीं दिया गया। तो भैया आप 10 वर्ष निकाल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, 60 वर्षों में आप जिस कांग्रेस पार्टी, अरे अब 4.5 साल से सामाजिक आर्थिक आंकड़े को क्यों रोक के रखे हैं? आप पब्लिक कीजिए और बताइए कि गरीब को न्याय न देने का, न्याय न देने की जरूरत है। अभी के देखिए आंचल जो गरीब ये तरीका नहीं था आंचल जी लगता है इनके बीच में नहीं बोला। आंचल जी गलत तरीका है, प्रेम शुक्ला आंचल जी ये तरीका गलत है। आंचल जी पहले नवल किशोर जी को चेक करें। नवल जी सरकार को गिराया था, नवल जी आप क्यों नहीं समझते हैं कि आरक्षण विरोधी? नवल जी पहले उत्तर सुनने का आप धैर्य रखें, जवाब देने दीजिए। उनसे सवाल पूछा है, पेचीदा सवाल है, उनको जवाब तो देने दीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी प्लीज उत्तर सुनने का धैर्य रखें। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कोताही की और उन कोताह लोगों के पीछे ये चल रहे। 1989 से लेकर 2005 तक 16 वर्षों तक बिहार में राजद की आदरणीय लालू यादव जी की या उनकी पत्नी की सरकार रही। क्या बिहार राज्य में पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों जनजातियों को सत्ता में उसी तरह की भागीदारी मिली? और नहीं मिली तो क्या लालू इसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे? लालू जी पर विश्वास है, तभी तो 2015 में आपको रिजेक्ट करके भेजा था और आपने सरकार को छोड़ा, आपने सरकार को छोड़ा और चुराई हुई जनादेश को सरकार चला है। वो सरकार जो हिंसा के लिए, बलात्कार के लिए, हर तरह के ले जानी जा रही है। प्रतिनिधित्व मिला
और नहीं मिला लालू जी पर तो क्या चर्चा नहीं लालू हो ने रही है। लंपटगिरी प्रेम नहीं शुक्ला की? जी, और इस लंपटगिरी के विरुद्ध अरे क्या लंपटगिरी जनता के को सरदार जागरूक करना अपराध है? और आपकी जी, सत्ता एक मिनट, आपकी मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों आप चर्चा इस को तरह बता के रहे हैं। निर्लज तरह से डिबेट कैसे करते हैं? आपसे पूछा जा आपकी रहा है लंपट ही तो कि मैंने कहा सामाजिक बना आपने आर्थिक किसी आंकड़े को क्यों नहीं जारी करते? आपने 16 वर्षों गरीबों का आप सामाजिक पहचान तो कीजिए संतुलन कौन है? को एक मिनट, किया? कौन है इसका गरीब? उत्तर हो तो दो। कौन है गरीब? कौन है गरीब? लाहौटी साहब बताएंगे आपको। तो मैं चुनौती देता हूँ अरे उत्तर कौन है देने गरीब? पहले की। बताओ। सारे हमारी आवाज बैठ रही है। गरीब सिवा चारा चोरी के और कोई आप बात दोनों नहीं है। को कॉम्पीट जंगल नहीं कर राज सकते हो फैलाने चिल्लाने के, में। एक चारा मिनट चोरी नवल जी। करने के, प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा रैम में पर खा लीजिए। लक्ष्मणपुर बातें जैसे एक मिनट। दलितों अब आप दोनों- दलन के उनको अग्निकांड करके प्रेम उनके शुक्ला जी, हत्याकांड मैंने एक के पॉइंटेड कितना क्वेश्चन सारा पूछा था। करने वाले थे आप ही के एक पार्टी में है सारे एक मिनट, लाहौटी साहब को चर्चा में लेके आते हैं। लाहौटी साहब, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो नवल किशोर ये जी जो को बताया सबसे बड़ा- सारे जो है एक लक्ष्मणपुर मिनट, बातें में नवल किशोर जी, हत्या करने वालों को न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं एक्सपर्ट से दिया। पूछ तो लेने तो दीजिए आप ना। तो जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। जाति आतंकवाद तो जनता फैसला कर लेगी सर। एक मिनट, जनता फैसला कर लेगी सर। विनाश करना आपका लाहौटी साहब, जनता मानती है कि आप गांधी के हत्यारे हैं। अब फिर आप कहीं के कहीं पहुंचे। एक मिनट, लाहौटी साहब, मुझे ये बताएं कि सबसे पहला जनता सवाल तो ये ने है आप कि लक्ष्मणपुर बातें चले गए, आपको नहीं मालूम है कि गांधी की हत्या आपकी सोच में कराई। लाहौटी साहब, कानून की कसौटी पर, संविधान की कसौटी पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी पहले तो ये बिल को पास कराने के लिए। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया 1992 से फैसला है कि उसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। उसको कैसे पार पाएगी सरकार? देखिए, इसके अलावा भी एक मुद्दा है, वो ये है कि क्या 50% की लक्ष्मण रेखा जो सुप्रीम कोर्ट ने जी लाहौटी साहब, अपनी बात पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है हेलो लाहौटी साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और पहली बार जब ये चर्चा में आया पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन वाला मुद्दा, तो ये स्पष्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने, कि रिजर्वेशन का आधार गरीबी होना चाहिए, कोई कास्ट बेस्ड या रिलीजियस बेस्ड नहीं होना चाहिए। और गोविंद बल्लभ ने भी इसको सपोर्ट किया था कि या तो जो गरीब वर्ग हैं उनको किसी प्रकार से स्कॉलरशिप दी जाए बच्चों को, या फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए जिससे कि हर वर्ग का उत्थान हो सके। और कुछ ऐसी जगहें हैं भारत में जो कटी छटी है, उनको भी सपोर्ट किया जाए। जी। किंतु जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उसको आगे बढ़ा नहीं पाए, और उसके बाद आप देख रहे हैं 1990 के बाद हर पार्टी अपनी वोट बैंक के कारण। लाहौटी साहब, मुझे ये बताइए, दो मापदंडों पर, एक तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन, और दूसरा मापदंड बहुत अहम हो जाता है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्या इन दोनों को पार पाया जा सकता है संविधान अमेंडमेंट के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए? नहीं, अभी की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 49.5% की लक्ष्मण रेखा रख रखी है। जो रिजर्वेशन है वो 49.5% के ऊपर नहीं हो सकता। और जैसा कि आप लोग जो अपने चैनल में दिखा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसके हिसाब से 10% एडिशनल रिजर्वेशन दिया जाएगा जो फाइनेंशियली बैकवर्ड कम्युनिटी है। ऐसे में ये 50% की रेखा क्रॉस जो कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। ठीक है, फैसले का उल्लंघन है तो प्रेम शुक्ला जी, पार्लियामेंट चाहती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, तो उसका ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, क्विक रिबटल, अब कोई फायदा नहीं है और इसको आप संविधान की कसौटी पर ये पारित ही नहीं हो सकता है।
ये तुरंत अदालत में जाएगा और उसके बाद स्टे हो जाएगा? जवाब। देखिए जी 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 देखिए, हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है और जीवन दस्तावेज में संविधान काल सापेक्ष परिवर्तनों संशोधनों के लिए उसमें पूरी गुंजाइश है। संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में निश्चित तौर पर आर्थिक आधार का समावेश किया जा सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान संशोधन के बाद ये निश्चित तौर पर हमारी पार्लियामेंट में पारित होने के बाद ये जुडिशियल स्क्रूटनी में भी ये पारित हो जाएगा। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ कानून जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी के जरिए भी हम पास करवा लेंगे पहले तो, और उसके बाद जुडिशियल स्क्रूटनी में भी वो मान लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जुमला पार्टी हिंदुस्तान में जुमले के लिए फेमस हो चुकी है और संविधान को तो मानने वाले लोग कभी भी नहीं थे और ना हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ नमाज के लिए फेमस है। 4 राज्यों में नहीं, आप हमारे लिए परेशान ना होइए। अभी 4 राज्यों में बढ़ा है और अभी उत्तर प्रदेश में आपको समझ में आने वाला है क्या होने वाला है। तो 4 राज्यों में जिस तरीके से इनको हार मिली है, जुमला पार्टी कहें तो नमाजवादी पार्टी आपके पास एक राज्यसभा भी यहाँ से चला गया, तो पिताजी भी विश्वास नहीं करते। परेशान ना होइए। अच्छा, प्रेम परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। ऐसी बातें अब ये जो नहीं बिल्कुल, अगर आप जो है भारतीय जनता पार्टी का ये समय आप अगर विकृत करके शब्दों का आरक्षण कहना पड़ेगा, आतंकवादियों का समर्थन कहना पड़ेगा, जो स्ट्रेटेजी है अभी एक और सुन लीजिए। असम गण परिषद के नेता एक और भाग गए। प्रेम शुक्ला जी एक और भाग गए। पहले एसपी का ऑफिशियल स्टैंड आने दीजिए। आशुतोष जी प्लीज आरक्षण पर बात करें। तो देखिए, किसी तरीके से संविधान संगत नहीं चीजें हैं। आप 2 क्राइटेरिया के साथ नहीं चल सकते हैं और संविधान ने बहुत साफ दिया हुआ है कि शैक्षिक और सामाजिक स्तर पे आरक्षण दिया जाता है। अगर इकोनॉमिक पढ़ना है तो आप वो खत्म कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए। अरे यार, नहीं पास करा पा रहे हैं राज्यसभा में और बड़ी बड़ी बातें बढ़ के देश को आज फिर सवर्ण जातियों के साथ आप खेलने का मजाक कर रहे हैं। और आप चिंता मत कीजिए, 4 महीने बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवर्ण जाति ही आपको बता देगी कि आपने उनके साथ खेल कितना किया है। आप अपना स्टैंड बताए वर्मा जी। आप जो कि समाजवादी पार्टी आपने शुक्ला जी, आपने वोट की राजनीति के लिए 26 साल से राम जी को मंशा और टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं। मुझे सपा का स्टैंड बता दीजिए। आज आपको सवर्ण जाति का वोट दिखा, आपको दलित जाति का वोट बिछड़ता हुआ दिखा। कुल मिला के समाज के सारे लोगों ने छोड़ दिया। जुमले करो, हमारा आप पहले प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट सवाल पूछने दे। आशुतोष जी, चुनावी पॉलिटिक्स है, जुमला है, ये सब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है सरकार अगर कह रही है कि देखिए आर्थिक तौर पर जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी मुख्य धारा में आना चाहिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप समर्थन करते हैं इसका या नहीं करते हैं? मुझे बताएं। समाजवादी पार्टी का बहुत बढ़िया और बहुत साफ तरीके से एक शब्दों में स्टैंड है। हम संविधान को मानते हैं, संविधान में लिखा हुआ है जो हम उसको मानेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ बोला है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप जातिगत गणना करा के आज तक नहीं दिखा पाए, आप दिखाइए, आप दिखाइए, हम खड़े हैं आपके साथ। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? वोट जीतना है। आशुतोष जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? संविधान नो, संविधान अगर नहीं कहता है तो नहीं, अगर संविधान कहेगा तो हम साथ में चलेंगे। हम ये जुमलेबाज पार्टियों के साथ नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। राजवीर जी एक क्विक कमेंट। आपने 2 बातें उठाई हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही वैलिड सवाल आपने उठाया और बहस भी जो संविधान के आधार पर हो रही है। मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस डिसीजन से अपोजिशन में कुछ खलबली सी है, उसकी यहाँ पर अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान में 15 और 16 जो अनुच्छेद हैं उनको अगर हम सही तरीके से पढ़ें तो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है। और एजुकेशनली बैकवर्ड का मुझे एक याद आता है कि कर्नाटक, ये जो अपना तमिलनाडु है,
तमिलनाडु के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे और उसमें ये कहा कि वहां पर जो सवर्ण है उनका प्रतिशत है लगभग 13%, लेकिन मेडिकल कॉलेज के आंकड़े ये बताते हैं 2005 के कि वहां पर केवल 2.8% ही लोग जो सवर्ण के हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पा सके। तो ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस के डाटा है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में डिसीजन दिया था कि अगर कोई स्टेट्स ये साइंटिफिक डाटा पेश कर दे तो वो इस 50% के कोटे को पार कर सकता है। साइंटिफिक डाटा है साइंटिफिक डाटा है क्या? ये तो बात नवल जी भी उठा रहे हैं ना। नहीं, मैं वो ये बात नवल जी उठा रहे हैं। मैं वो एम्पिरिकल डाटा कहाँ है? देखिए, सरकार का होमवर्क कहाँ है? जवाब दे। नेशनल सर्वे को आप उठाइए, नेशनल सर्वे 99 और नेशनल सर्वे 2005। अगर आप नेशनल सर्वेज की रिपोर्ट को देखें 99 का और 2005 का, तो वो दोनों में ये कहा गया है कि जो सवर्ण लोग हैं, रूरल एम्प्लॉयबिलिटी, उन डेटा दिया है, डाटा पढ़िए, उस डाटा को पढ़ने की जरूरत है। आरक्षण चाहिए, सवर्णों को आरक्षण चाहिए। केरल में नरेंद्र कमेटी की रिपोर्ट है, उस नरेंद्र कमेटी की रिपोर्ट में डाटा दिया है, पढ़िए उसको। एक मिनट, सबको आरक्षण चाहिए, सवर्णों को आरक्षण चाहिए, जो कि हमने देखा कि चाहे वो जाट हो, पाटीदार हो या फिर मराठा हो, जो अगड़ी जातियां हैं उनको भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण की इस डिबेट में मेरिट कहां है? अगर 60% आरक्षण हो जाएगा तो 40% मेरिट के ऊपर क्या देश चलेगा? ये भी बड़ा सवाल है। इस पर मैं चाहूंगी सारे अपना स्टैंड क्लियर करें छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जवाब तो देना ही होगा। मैं प्रेम शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट्स का टाइम है। मुझे सिर्फ ये बताइए आप कि ये असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपसे सीधे सवाल पूछा है कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट जो था उसके बाद स्वर्ण नाराज हो गए थे, उनको रिझाने की कोशिश है। इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। देखिए, सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबका साथ सबका विकास है। ओवैसी जी हमेशा जो धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग करते रहे, जो संविधान विरोधी है, संविधान सभा जिस पर चर्चा भी हुई थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसका समर्थन करते हैं, वो मांग करते हैं। और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से उनका जो गठबंधन है उसके पीछे का यही मुख्य कारण है। तो ओवैसी जो है कम से कम जो है और क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा गर्म है, इसलिए आपसे ये भी सवाल मैं पूछ लेती हूँ। सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि भाई राम मंदिर तो आप दे नहीं पाए, आप ध्यान भटकाने की कोशिश है, इसका भी जवाब दीजिए। नहीं, राम मंदिर भी हम ही देंगे। अब कोई राहुल विंची थोड़े राम मंदिर देंगे। तो बाबर का मकबरा बनाने का उनका संकल्प है, उनकी कांग्रेस का संकल्प है बाबर के मकबरे का। हम वहां राम मंदिर बनाएंगे, उनकी औकात नहीं कि वहां बाबर का मकबरा बना लें। अरे प्रेम शुक्ला जी, सवाल यही होता है कि आखिरकार पहले इसकी याद क्यों नहीं आई? और हमारे साथ बीजेपी के सांसद उदित राज जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी सीधे सवाल करना चाहूंगी। उदित राज जी, जब भी याद आती है तभी पूछती, पहले क्यों नहीं याद आई? क्योंकि इसकी याद कभी न कभी तो आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रेम शुक्ला, उदित राज जी, क्योंकि आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, 2019 के बाद बहुत समय मिलेगा, याद करते रहिएगा। अच्छा ठीक है, उदित राज जी, अब ये आर्थिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण, इसे देर आए दुरुस्त ही अगर मान लिया जाए तो देर आए दुरुस्त आए ही अगर मान लिया जाए तो संघ ने जिस तरह के आरक्षण की परिकल्पना की थी, ये उसी दिशा में पहला कदम है आपके मुताबिक? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टार्टिंग गलत करी थी। इंदिरा साहनी के मामले में आर्थिक आधार लगाया गया था आरक्षण देने का, जबकि मूल संविधान में आर्थिक आधार नहीं था आरक्षण देने का। सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़े थे उन्हें ही आरक्षण देना था। लेकिन चूंकि आर्थिक आधार इंदिरा साहनी के केस में लग गया, उसके बाद में चारों तरफ से आवाज आने लगी कि उन्हें भी आरक्षण चाहिए, इन्हें भी आरक्षण चाहिए। अर्थात एक तीसरा आधार जुड़ गया। आर्थिक आधार जब जुड़ गया है तो दे दिया जाना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। तो चूंकि अब वो लोग सोचते हैं कि हम तो इससे वंचित हो गए हैं, हम भी गरीब हैं, तो इस आर्थिक आधार पर इनको आज जो देने का फैसला किया, हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए उदित राज जी, आप तो खुद ही कह रहे हैं चाहे SC ST हो, उनके आंकड़े उठा लिया जाए, आपने तो खुद ही रैली भी की हुई है इस बाबत की वो खुद ही अंडर रिप्रेजेंटेड हैं,
तो ऐसे में गडकरी जी भी कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि रोजगार है कहां, नौकरियां है कहां, और कांग्रेस ने भी बोला नौकरियां तो है नहीं, तो आरक्षण की बात बेमानी हो जाती है। इस पर जवाब। नौकरियां नाम मात्र रह गई हैं और 5-7 सालों से तो बिल्कुल कुठाराघात किया जा रहा नौकरियों के ऊपर। और ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनको विनिवेश करने का हमेशा प्रयास किया जाता रहता है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा है, आउटसोर्सिंग हुई है, गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट बहुत कम हुए हैं। तो न केवल ये SC ST OBC सभी प्रभावित हुए हैं, ये भी प्रभावित होंगे। इनको आरक्षण जो दिया जा रहा है, तो जो पहले इंटेक हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब में, वो इंटेक तो कम होगा ही, तो वह लाभ नहीं मिल पाएगा किसी वर्ग को। जब दूसरे वर्ग को नहीं मिल पाएगा तो इनको मिलेगा। तो मतलब उदित राज जी, आप खुद कह रहे हैं कि नौकरियां रह कहां गई हैं और पिछले 5-7 साल में और कम हो गई हैं। ऐसे में आरक्षण मिल जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन नौकरियां जब है नहीं तो ये लिप सर्विस नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये चुनावी पॉलिटिक्स नहीं है, जुमला नहीं है जिस तरह से ओवैसी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूं कि चूंकि ऐसा तो नहीं है कि इनके लिए अलग से मापदंड तय किया जाएगा, SC ST OBC के लिए अलग। जब उनको कम मिल रहा है तो इनको भी कम मिलेगा, लेकिन मिला तो सही। नहीं, आरक्षण मिलना सिर्फ पेपर पे ही तो मिला ना सर। नहीं, ऐसा नहीं है, कम हुआ है, पेपर पर नहीं मिलना आप ये नहीं कह सकते। पेपर कम हुआ, भर्तियां बहुत कम आ रही हैं। अब देखिए, दलई यूनिवर्सिटी में लगभग 2000 टीचर के एडहॉक भर्ती होनी, एडहॉक टीचर्स हैं, उनको क्यों नहीं रेगुलराइज किया जा रहा है? और बहुत दिनों से उनका एजुटेशन भी चल रहा, तमाम यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। अच्छा उदित राज जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप अपनी राय बहुत बेबाकी से रखते हैं और चाहे पार्टी कुछ भी कह रही हो आप बिंदास बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे जरूर ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये हर जगह पे सवाल उठाया जा रहा है कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो था उसको लेकर सरकार ने जिस तरह से सवर्णों की नाराजगी झेली और 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आए, उस दिशा में एक डैमेज कंट्रोल की तरह है। सवर्णों का सेंटिमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि हमें देखना चाहिए कि कार्य तो अच्छा हुआ है, बहुत दिनों का मांग इनकी रही है, वो हमें देखना चाहिए। बाकी बैकग्राउंड क्या है, और सभी को इस व्यवस्था के अंदर कुछ भी किसी को मिलता है तो कोई न कोई बैकग्राउंड रहता है। तो जो भी पृष्ठभूमि रही है वह तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इनकी मांग मानी गई। ठीक है, आप कह रहे हैं काम अच्छा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस काम को अब संविधान की कसौटी पर कैसे खरा उतारा जाएगा, क्योंकि तमाम लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक तो आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जाती है तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरा पार्ट इसका ये आ जाता है कि अभी तक आर्थिक आधार पर आरक्षण के ऊपर मनाही है, तो सरकार ये कैसे करवाएगी? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में आर्थिक आधार लगा दिया है, तो संसद चाहे जो भी कर सकती है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत रूप से 50% की सीलिंग को निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कानून बनाने का, लेकिन दुर्भाग्य इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाने लगी है और हम लोगों से कहीं ज्यादा बनाया है। तो यह पावर केवल संसद को है कानून बनाने का, सीमा निर्धारित करने का अधिकार केवल संसद को है। संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं हुई थी और संविधान संशोधन करके सीमा निर्धारित किया जा सकता है, यह अधिकार केवल संसद को ही है। ठीक है, मुझे ये बताइए उदित राज जी, ये भी सवाल उठ रहा है इसमें कि आरक्षण को पावर्टी एलिवेशन स्कीम की तरह, गरीबी हटाने की मुहिम की तरह नहीं छेड़ा जा सकता है, और अगर आरक्षण 60% हो जाएगा तो फिर मेरिट कितना सफर करेगा? सिर्फ 40% ही मेरिट के ऊपर ही सीटें दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा? मेरिट की परिभाषा क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेज हैं, कोई परीक्षा देते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, इनकी कोई मेरिट है? जब इनकी कोई मेरिट नहीं है, एक बात। दूसरी बात है 69% तमिलनाडु में रिजर्वेशन है। तमिलनाडु का चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, अरे आप पहले बात सुन लीजिए, पहले बात। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, वहां हमारे नॉर्थ इंडिया चाहे यूपी हो, बिहार हो, बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, शिक्षा बेहतर है। ये मिसनोमर है।
दो अध्ययन बड़े हुए जिसमें पाया गया कि आरक्षित वर्ग के लोग परफॉर्म बेटर करते हैं। तो ये मेरिट हम्बग है, अंग्रेजों बनाने वाली मेरिट है। तो नोटिंग इज नॉट मेरिट, क्राइमिंग इज नॉट मेरिट, मगिंग अप इज नॉट मेरिट। ठीक है, मगिंग अप इज नॉट मेरिट, लेकिन मेरिट क्या है और मेरिट का जो आधार है वो कितना सफर करेगा, ये डिबेट अभी भी ओपन है। इसको लेकर सवाल है। उदित राज जी और तमाम गेस्ट, अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नवल किशोर जी और जो दूसरे गेस्ट भी जुड़े राजवीर जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी आपका शुक्रिया, जवाब तो देना ही होगा। मैं फिलहाल इतना ही। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार